तो यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है देखते हैं। पहले तो सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो कंडीशन ये है कि लाइट रे को डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम ट्रेवल करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ये कंडीशन कंपलसरी है, ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो जैसे कि लाइट वाटर से एयर में आए तो डेंसर टू रेयरर आ रही है, या फिर ग्लास से एयर में आए तब भी डेंसर टू रेयरर आ रही है। तो कोई भी ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हाई है, अगर वहाँ से लाइट किसी दूसरे मीडियम जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लो है उसमें आए, मतलब कहने का ये है कि रिफ्रैक्शन हो डेंसर मीडियम से रेयरर में, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस होते हैं। जरूरी नहीं है कि होगा, बट कुछ कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जो अगर सेटिस्फाई हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और क्या होता है ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन, एक बार इससे पहले कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझें उससे पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं। अब देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये लाइट रे कोई यहाँ से लाइट रे इस बोर्ड पे आती है, रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस जाती है, ये हो गया रिफ्लेक्शन। अगर हम इसको क्लासिकल फिजिक्स में देखें तो रिफ्लेक्शन से की सिमिलर फिनोमेना है। एक बॉल है आपके पास, उसको आपने थ्रो किया, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक किया इस वॉल पे, फिर वापस चला आया। लगभग इसी टाइप की कंडीशन है। तो क्लासिकल में एक बॉल के लिए जो कि एक पार्टिकल है या बॉल मान लीजिए, वो वापस रिटर्न हो गया, तो ये हो गया एक तरीके से, ये भी रिफ्लेक्शन है बॉल का। ऐसे ही लाइट आती है वापस चली जाती है, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ओपैक सिस्टम ही ना हो, ठीक है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या फिर भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। जैसे कि एक मीडियम है ग्लास, मान लीजिए कि ये ग्लास है, और दूसरा है ये एयर, इसके बाद ये वाला मीडियम जो कि हम इसको पैक नहीं कर रहे हैं, ये है एयर और ये है ग्लास। इन दोनों का ये है इंटरफेस। अब आपको पता है ये दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जहाँ पे ये टच करेंगे ये पार्ट तो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। अब यहाँ पे कोई भी ओपैक सिस्टम नहीं है, लेकिन क्या इसमें लाइट अगर इस डायरेक्शन से आए, सपोज एयर से लाइट आए, तो क्या ये वापस जा सकती है, या फिर ग्लास से लाइट आए तो क्या ये वापस जा सकती है, क्या रिफ्लेक्शन होगा बिना किसी ओपैक सिस्टम के। तो इसका आंसर होता है यस, ऐसा हो सकता है, बिना किसी ओपैक सिस्टम के भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे कोई भी मिरर नहीं लगा है, कोई भी ओपैक मीडियम नहीं लगा है, सॉरी कोई भी ओपैक सरफेस नहीं है, कोई भी मिरर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब लाइट क्या हो, डेंसर टू रेयरर चले। ये तो एक कंडीशन हुई, इसके अलावा और भी कुछ रिक्वायरमेंट है ये होने के लिए। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए ये है डायग्राम, एक रे डायग्राम बनाएंगे हम। ये है कोई ग्लास सीट, ठीक है, ये ग्लास सीट है। सपोज यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट ऐसे है, इस ग्लास सीट के अंदर ऐसे सिस्टम अरेंज किया गया है, और यहाँ पे कोई नॉर्मल है ये। अब यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे चलती है, देखिए इन्फिनिटी लाइट रे चलती हैं। हम किसी एक लाइट रे के बारे में स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लाइट रे होगी और इसका पाथ स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ये देखिए ऐसे ये स्ट्रेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी एक ही मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये देखिए ये मीडियम है ग्लास,
तो इसके अंदर लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सपोज कर लेते हैं μ2 इज इक्वल टू म्यू है, और इसका एयर का μ1 इज इक्वल टू 1 है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दूसरा मीडियम एयर ही हो और ये मीडियम ग्लास ही हो, कोई भी ऐसा ले सकते हैं। बट इन जनरल जो डेरिवेशंस दिए हुए हैं बुक में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एयर और यहाँ पे ग्लास लिया गया है। अगर एयर और ग्लास नहीं लिया जाता है तो आप यहाँ पे μ2 और μ1 का यूज करते चले जाएंगे अपने डेरिवेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल है n-n, अब ये n-n नॉर्मल है और ये लाइट स्ट्रेट लाइन में चली, तो ये एंगल आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा कि आपको पता है पहले से ही। ठीक है, अब आपको पता है रेयर मीडियम में क्या होगा, लाइट रे नॉर्मल से अभी चली जाएगी तो कहीं ऐसे जाएगी, ये एंगल r हो गया, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं, और ये आपकी है इंसिडेंट रे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइट रे इस नॉर्मल से दूर जा रही है। अब यहीं पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका है, यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, यहाँ देखिए, यहाँ से हमको ये पता चलता है ये लाइट रे जब दूर जा रही है तो कभी ना कभी ये इसी इंटरफेस के पैरेलल पास कर सकती है। मतलब ये जो लाइन है, अगर इसको एक्स एक्स डैश बोल दें तो क्या ये लाइट रे कभी एक्स एक्स डैश पे भी जा सकती है, अगर इस एंगल को थोड़ा सा इधर करें, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करें आई को, और थोड़ा और इंक्रीज करें तो क्या ये वापस भी आ सकती है इसमें। तो देखते हैं क्या होगा। तो ये तो है एक नॉर्मल कंडीशन रिफ्रैक्शन की, जो कि नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा होता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है। जब दूर चली जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है स्मॉल। ठीक है, ये एक बेसिक कंडीशन है जो हम सभी ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब इसको इरेज करके हम आपको सारी कंडीशंस दिखाने जा रहे हैं एक साथ, कि सारी कंडीशंस क्या क्या होंगी जब एंगल यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो हम 3 केसेस में डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक साथ, और उसके बाद उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं। ये इतना रिफ्लेक्शन तो सभी को पता है, सभी ने पढ़ा हुआ है। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमको थोड़ी ज़्यादा कंडीशंस में दिखाना है। तो ये देखिए, ये है एक क्लास सी, ठीक है। एक ही सोर्स के लिए यहाँ पे अलग अलग डायग्राम दिखाए जाएंगे आपको। तो इतना पार्ट हमने ले लिया। हम लोग सपोज कर रहे हैं कि इसी डायग्राम का सेकेंड पार्ट ये, ठीक है, यहाँ तक। और उसी का थर्ड पार्ट इधर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए, इस केस में जो कि केस फर्स्ट है, ये बहुत ही बेसिक है। यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ पे नॉर्मल है, ये लाइट रे यहाँ से ऐसे चलेगी स्ट्रेट लाइन में, और ये नॉर्मल से अवे चली जाएगी। ये एंगल होगा आर, ये एंगल आपका स्मॉल आई, ये है नॉर्मल एन एन डैश, ये μ2। अगर आप इसको मानते हैं ग्लास तो आप μ2 इज इक्वल टू म्यू, और इसको एयर मानते हैं तो μ1 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये है सोर्स, ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सेकेंड केस में एंगल आई को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, इतना इंक्रीज किया कि ये लाइट रे इसी इंटरफेस से पास कर गई। ये है रिफ्लेक्टेड रे। इसी डायग्राम का ये सेकेंड पार्ट है, इसमें एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है। इस एंगल को आई डैश बोला जा रहा है, जहाँ पे आई डैश की वैल्यू आई से ग्रेटर है। इस वाली केस से ये ग्रेटर है, और यहाँ पे आप देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया 90। तो ये जो आई डैश है इसको हम लोग बोलते हैं आई डैश इक्वल टू सी, और यहाँ पे जो हो जाता है ये सी, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो आई डैश इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको। इसको थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका
तो यहाँ पे देखिए आई डैश की वैल्यू जो सी के इक्वल हो गई है, और इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे हम। तो क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम बिकम्स 90, then that angle of incidence in denser medium is known as angle of critical angle। फिर से सुनिए ध्यान से, डेंसर मीडियम में ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। ठीक है, क्या हो रहा है ध्यान देखिए, जब इसमें एंगल आई डैश हुआ तो यहाँ पे एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है क्रिटिकल एंगल के लिए कि डेंसर मीडियम में, ये चीज भूल नहीं सकते हम। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन सिर्फ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो सिर्फ तभी होगा जब लाइट कहाँ से ट्रेवल करेगी, डेंसर टू रेयरर। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर में ही हो सकता है यहाँ पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज सी एंड सी इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। सिंपल। तो क्रिटिकल एंगल को आपने यहाँ पे इजीली समझ लिया। फिर से एक बार देख लीजिए, डेंसर मीडियम में ऐसा एंगल जिसके लिए, डेंसर मीडियम में ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, वो उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। ओके, और लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, डेंसर टू रेयरर। तो स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर आप एक प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री, देन दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। राइट, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, आप बहुत ही आसानी से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। लेकिन अभी तक इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं जो हमारा थर्ड और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसको देखते हैं कि क्या होता है वहां पे। तो इसी डायग्राम का थर्ड पार्ट है सी। यहाँ पे देखिए फिर से एक नॉर्मल है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ है सोर्स ऑफ लाइट, यस, यहाँ से कोई लाइट रे ऐसे चली, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस सी से भी ज्यादा एंगल कर दिया है, इसको हम लोग बोल रहे हैं I1 सपोज। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू ग्रेटर देन सी ले रहे हैं। यहाँ देखिए I डैश जो लिया हुआ है वो ग्रेटर देन I लिया हुआ है। तो ऐसा एंगल हमने अरेंज किया जिसके लिए ये रे इसी के इंटरफेस पे ही चली गई, तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से भी एंगल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये लाइट रे इधर चली जाती है रिफ्लेक्ट होके, और यही टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे है ये। तो इसी को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे भी बोल सकते हैं आप। ये रिफ्रैक्टेड नहीं रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लिखना होगा, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन ये प्रॉपर रिफ्लेक्शन से नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ है टोटल इंटरनल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे, या फिर टोटल ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये है नॉर्मल एन एंड डैश। अब हमको देखना होगा कि ये वाली जो रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कितना रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से। यहीं पे क्यों ड्रॉ किया गया है, थोड़ा ऊपर भी बना सकते थे, थोड़ा और नीचे बना सकते थे। तो यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। और रिफ्लेक्शन के लॉ में हमने क्या पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करने लग जाती है। तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो लाइट क्या करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये रे डायग्राम देखिए अप्रोक्सीमेटली इक्वल बनाने की कोशिश किया गया है दोनों एंगल। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और इधर बेंड कर सकते हैं। ये अब ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और ये है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली।
अब देखिए यहाँ से लाइट तो चल रही है जो डेंसर मीडियम से, लेकिन ये लाइट रेयर मीडियम में पहुंच नहीं पा रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। यहाँ पे देखिए बिना किसी ओपैक बाउंड्री के लाइट को एक ही मीडियम में रोका जा सकता है। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग करें ये कि इस लाइट को इस इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे इंसिडेंट कराएं, तो ये लाइट रे कभी भी रेयर मीडियम में एंटर नहीं करेगी और ये वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं रियलिटी में, ये तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट इन रियलिटी बहुत ही लेस अमाउंट में कुछ लाइट यहाँ से क्रॉस कर भी सकती है, और यहाँ पे इंटरफेस में कुछ एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो वो बहुत ही कम होता है, इतना कम कि उसको हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं। थियोरेटिकली हम लोग 100% आइडियल कंडीशंस को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये मान रहे हैं कि टोटल लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट रियलिटी में कभी भी कोई भी फिनोमेना 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट रे इधर चली आएगी, बट उसका अमाउंट जो होगा वो बहुत ही कम होगा, आप उसको नेग्लेजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, या फिर कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं 6 मार्क्स के। तो ये टॉपिक 6 मार्क्स तक कवर करता है आपके टोटल सिलेबस से, तो इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स मान लीजिए आप। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अभी हमने क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है ना, तो इसके एप्लीकेशंस पढ़े हैं कुछ भी, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली और एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से आते हैं, ये है बहुत ही बेसिक सा रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपने देखा कि एक कंडीशन आती है जिसमें कि अगर हम लोग मैनेज करें एंगल को इस तरीके से कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाता है। अब अगर एंगल को इस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर कर दें, तो यहाँ पे रे जो होती है टोटली रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में रिटर्न हो जाती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो सी है इसी को बोलते हैं TIR शॉर्ट में। तो ये जो डायग्राम है ये TIR को प्रेजेंट करता है, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब डिफाइन करना हो, सपोज क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। पहले कंडीशन बताएंगे, फिर से सुनिए क्या बोलेंगे। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम and angle of incidence is greater than critical angle, then light reflected back from the interface of the two transparent media and this phenomena is known as total internal reflection। तो देखिए कितना सिंपल जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसी को आपने अपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख दिया हुआ है, और उसको बहुत ही इजीली आप लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप बोलेंगे when light ray travel from denser medium to rarer medium and if angle of incidence is greater than the critical angle, then light ray reflected back in the same medium and this phenomena of light is known as total internal reflection। So I hope you understand the basic concept of total internal reflection in this part। so इस डायग्राम को आपको तुरंत बना लेना चाहिए। क्रिटिकल एंगल की डिफिनीशन आप खुद से लिख सकते हैं। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक दूसरी कंडीशन आती है, वो कंडीशन क्या हो जाती है? दूसरी कंडीशन क्या होगी? अभी आपको सभी को पता चल गया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल C। ओके, तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन है लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, एंड सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन C। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद अब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको बताना होगा कि इफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन व्हाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट टेक प्लेस। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ओके, तो इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए, लिखिए क्वेश्चन। If light ray travel from rarer medium to denser medium, then why total internal reflection does not take place? This is very simple question। तो लिखिए, लिख लिया होगा आपने। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज when light ray travel from rarer medium to denser medium, then why total internal reflection does not take place? This is the basic question।
ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यही कंडीशन है, ये दो कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर नोट कर लीजिए आप। So by using the concept of total internal reflection, we can find out the refractive index of this medium, जो कि डेंसर मीडियम है। अगर उसका कई बार हम लोग चाहें कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना, तो वो भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको एक तरीके से तुम एक्सपेरिमेंट भी समझ सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास बन जाता है किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक हमने सपोज कोई ग्लास स्लैब लिया हुआ है, ये है ग्लास स्लैब, और हमको इसका फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है। म्यू टू इज इक्वल टू म्यू। हमने एक्सपेरिमेंट एयर में परफॉर्म किया, ये है एयर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं। यहाँ पे है कोई नॉर्मल, और ये सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से कोई लाइट ऐसे चली स्ट्रेट लाइन में, और ये हमने इस तरीके से मैनेज किया कि ये एंगल क्रिटिकल एंगल सी बन गया, और ये एंगल बना 90 डिग्री। ये है नॉर्मल एन एन डैश, और ये है रिफ्रैक्टेड रे। हमको ऐसे मैनेज करना होगा एक एक्सपेरिमेंट। हमें क्या करना है, हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कितना है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, और हम ये पता करना चाहते हैं, ओके। तो कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें करना होगा कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से मैनेज करना होगा कि यहाँ पे ये बन जाए क्रिटिकल एंगल सी, और यहाँ पे ये बन जाए 90 डिग्री। इतना हमें मैनेज करना होगा। तो क्या क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। तो बाय स्नेल्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं, ये एंगल देखिए सी है, यही एक्चुअल में एंगल आई भी है, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे सी के इक्वल लिया गया है। तो इसको लिखेंगे साइन सी, एंगल ऑफ साइन आई बाई साइन आर लिखते हैं, यहाँ पे साइन सी बाई साइन, एक्चुअल में स्नेल्स लॉ तो इतना है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू वन। यहाँ पे देखो ये म्यू वन है, पहले रिफ्रैक्टेड रे इस वाले मीडियम में आ रही है, तो यहाँ पे म्यू वन बाई म्यू टू लिखेंगे, ठीक है। अब म्यू वन की वैल्यू नेक्स्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू सी के इक्वल है, आर की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है, म्यू वन की वैल्यू 1 लिया गया है, और म्यू टू कितना है म्यू। तो इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा देखो, साइन आई की जगह पे आएगा साइन सी, ये देखो आई की वैल्यू अपॉन साइन 90, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हुआ, ये हो गया आपका साइन सी बाई 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। और अब आप c की वैल्यू को मेजर करके, अगर c की वैल्यू आपको पता चल जाए तो यहाँ से आप म्यू की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन सी, और इससे आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का पता चल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बन जाता है ये किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है तो आप क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप में चाहें, इसको इरेज करके आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कई बार आपसे क्रिटिकल एंगल पूछ लिया जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। तो इस फॉर्मूले से आप क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों ही फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ओके। तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब देखिए सपोज ये मीडियम ग्लास हो जाता और ये एयर होती तो क्या होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको इरेज कर रहे हैं हम, यहां तक इरेज करेंगे ये वाला पार्ट, और देखेंगे सपोज ये मीडियम ग्लास है, तो ये ग्लास है तो म्यू की वैल्यू कितनी हुई 1.5, और एयर है तो म्यू वन की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ये पहले से ही। तो यहाँ पे क्या करेंगे अब, हमको क्रिटिकल एंगल सपोज फाइंड आउट करना है, तो क्या लिखेंगे साइन c इज इक्वल टू 1/1.5 हो जाएगा, और इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.5। इसको चाहे तो आप डेसिमल में और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको साइन 1/1.5 की वैल्यू नहीं पता है तो आप इसको इतना ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज अगर आपको पता है तो फिर आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर आपको नहीं पता है कि कितना होता है तो उसके लिए आपको बताया जाएगा जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे चीज़ों को। तो जो इसकी वैल्यू है ये लगभग जो ये आता है 0.667 अप्रॉक्स, ठीक है 0.667 के आसपास आएगा ये, और ये जो वैल्यू है ये होती है साइन 42 डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है बट आपको ये जरूर याद कर लेना चाहिए क्लास के लिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सी जो है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री आएगी, इसके लिए फॉर ग्लास एयर, फॉर ग्लास एयर इंटरफेस लिखेंगे यहाँ पे, ये जरूरी है। यहाँ पे हो सकता है वाटर होता तो फिर ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि ये कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस, ये वैल्यू जो है इसको लिखेंगे फॉर ग्लास एयर इंटरफेस के लिए ये क्रिटिकल एंगल हो गया 42 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। थोड़ा बहुत चेंज आता है, ये वैल्यूज हो सकती है 41.9, किसी बुक में आपको बहुत ही स्लाइड चेंजेस मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज डेसिमल में देखिए एकदम एग्जैक्ट नहीं आती है, तो कभी कभी न्यूमेरिकल में इसके आसपास है। बट ये आंसर अगर आपको एमसीक्यू में पूछता है व्हाट इज क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस, तो आपको यही ऑप्शन टिक करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा एक एग्जाम्पल और एक एक्टिविटी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है कि ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। ठीक है, तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क है वो नोट कर लीजिए, होमवर्क नोट करा देते हैं अभी। क्वेश्चन आपको बताना है कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए क्विक, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर इंटरफेस। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कंडीशन यहाँ पे हैं, आपको दोनों ही कंडीशन में डायग्राम ड्रॉ करना है पहले। ठीक है, उसके बाद आप दिखाएंगे कि इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में है, रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में है। ठीक है, कहाँ क्रिटिकल एंगल है, तो लाइट रे कैसे रिफ्रैक्ट हो रही है, और आपको मीडियम चूज करना है। फर्स्ट केस में वाटर एंड एयर, सेकेंड केस में ग्लास एंड वाटर, ये चूज करना है। और उसके बाद आपको पता करना है दोनों ही कंडीशंस में कि इन दोनों जो इंटरफेस बन रहे हैं दो डिफरेंट केसेस में, उनके लिए क्रिटिकल एंगल कितना कितना होगा। ये आज आपका होमवर्क है। ये होमवर्क कंप्लीट करके आज आप व्हाट्सअप करेंगे। मैं सभी बच्चे नहीं कर रहे हैं व्हाट्सअप, देखो पढ़ना आपको पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना ही है। तो जो भी आपको मिल रही चीज़ें इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही हम लोग ज़्यादा कवर कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो एक बार अगर आप अपने से कर लेते हैं तो आपको याद भी रह जाता है, एग्जाम में भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको जरूर कंप्लीट करिए, आज का ये होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके आप भेजेंगे। इसको नोट कर लीजिए, ये नोट कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड, फाइंड आउट क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड वाटर इंटरफेस।
ठीक है। रे डायग्राम के साथ आपको भेजना है इसका आंसर, ये नहीं बस आंसर सी इज इक्वल टू इतना लिख के भेज दिया, नहीं, पूरा रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये सब सॉल्व करेंगे, सी की वैल्यू, हाँ एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता चलेगी इतनी, कोई बात नहीं, आप साइन इनवर्स इतना लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स इतना भी अगर आप दे देते हैं तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, बट कोशिश करिएगा कि इस फॉर्म में फाइंड आउट करें ताकि आपको याद हो जाए कि कितना कितना होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस इतना कर दिए, कई बार एग्जाम में पूछ देता है 4 ऑप्शन दे देगा, आजकल एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपसे पूछ देगा कितना होता है, तो आपको ये वैल्यू तो पता होगी लेकिन ये नहीं पता है तो फिर लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल आपको याद नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाटर एयर के लिए, दूसरा ग्लास एयर के लिए, और थर्ड ग्लास वाटर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए, जो भी डाउट होगा वो हम लोग कंप्लीट करेंगे।